हेलो एवरीवन, आई एम पलक चौधरी। वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास। तो क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास? जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड को, ठीक है, आयनिक कंपाउंड को जब हम वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, वो डिसोसिएट हो जाता है या फिर वो एसोसिएट हो जाता है। तो जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो वहाँ पे या तो डिसोसिएशन प्रोसेस होगी या एसोसिएशन प्रोसेस होगी। अब इस वजह से क्या होता है, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने ऑब्जर्व करी हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में हमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे हम बात कर लेते हैं KCl की। KCl को, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। जब हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो हमें K+ और Cl- मिलेगा। अब देखो, हमने डाला 1 मोल KCl और हमें वहां पर कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं? 1 मोल KCl 1 ही मोल K+ आयन जनरेट कर रहा है और 1 ही मोल Cl- आयन जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब जब हम अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करेंगे तो हम तो किस वजह से करेंगे? 1 मोल, मतलब यहाँ पे जो KCl है उसको हम 1 मोल से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो ऑब्जर्व वैल्यू हमें मिलेगी वो किस वजह से मिलेगी? 2 मोल्स की वजह से मिलेगी, K+ और Cl- की वजह से, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को जैसे ही हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो या तो डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या फिर एसोसिएशन हो जाता है उनका, मतलब वो आपस में मिल जाते हैं ना, 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब इस वजह से क्या होता है कि उनके मोलर मास में भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, और जिस वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं और जो हम कैलकुलेट करते हैं उनमें अंतर आ जाता है। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, हम बात करें CH3COOH, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, यह देखा गया है कि अगर हम इस तरह से 2 एटम्स CH3COOH के जब हम डिसॉल्व करवाते हैं तो आफ्टर डिसोल्यूशन हमें देखने को मिलता है कि CH3COOH के जो 2 अलग अलग एटम थे वो साथ में मिलकर के वो कोएगुलेट होकर के एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलता है कि CH3COOH के हमने 2 अलग अलग एटम डाले और जैसे ही हमने अपने सॉल्वेंट के अंदर डाला तो हमने देखा कि वो दोनों आपस में मिल गए, उनके बीच में बॉन्डिंग हो गई और हमें सिंगल मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है, जिसमें 2 एटम साथ में जुड़ गए। अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे CH3COOH का मोलर मास, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे हम CH3COOH का मोलर मास कैलकुलेट करो तो कितने कार्बन है, देखो 1 2, तो हमें C2 मिल गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। इसका मोलर मास जरा कैलकुलेट करो तो कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 4 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 32। इसको ऐड करो तो 4 4 8 9 10 3 5 60, कितना मिल गया हमें? 60 मिल गया। लेकिन जब हम इधर इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा भाई? देखो 60 तो इसका ही हो जाएगा इंटू 2, यानी कि हमें टोटल मिल जाएगा 60 इंटू 2 120 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो हम एक्सपेरिमेंटली, मतलब ये जो मोलर मास है ना, बिफोर द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, मोलर मास में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है और इसी चीज को कहा जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। तो क्या हो गया एबनॉर्मल मोलर मास? कि जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो उसके मोलर मास में या तो रिडक्शन होता है या फिर इंक्रीज हो जाता है, उसी अंतर को कहा जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। और इसी मोलर मास में एबनॉर्मलिटी के कारण जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और उनकी कैलकुलेटेड वैल्यू में आ जाता है डिफरेंस। किस वजह से? एबनॉर्मल मोलर मास की वजह से, ठीक है। समझ में आई हमें ये बात? अब देखो आगे हम और क्या देखते हैं। KCl की जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, KCl की बात करते हैं तो अब ये जो चेंज आ रहा है, ये जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, है ना। मतलब ये जो ऐसा हो रहा है कि भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कुछ और आ रही है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम एक्सपेरिमेंटली जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो अलग आ रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, एक चीज़ की अलग अलग हमें वैल्यू तो मिल नहीं सकती। तो इस एबनॉर्मेलिटी को ठीक करने के लिए इंट्रोड्यूस करा जाता है वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको हम आई बोलते हैं ना। यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं वेंट हॉफ
फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर जिसको हम क्या आई से डिनोट करते हैं। अब वेंट ऑफ फैक्टर क्या काम करता है, ये हम जब भी हमें आयनिक कंपाउंड मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड में जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो भी हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं, ऐसे कंपाउंड में हम क्या करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो अंदर हमें देखने को मिलता है, जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या भाई कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के 2-3 फॉर्मूले हमें पता है। क्या क्या है, सबसे पहले तो हम या तो ये कर सकते हैं वेंट ऑफ फैक्टर कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, मतलब जो हमें मोलर मास, जैसे इससे पहले वाले हमने उसका वो करा था कि नॉर्मल मोलर मास हमारा 60 आ रहा था और जो एबनॉर्मल आ रहा था, मतलब जो बाद में हम कैलकुलेट कर रहे थे आफ्टर एसोसिएशन, वो कितना आ रहा था, 120 ग्राम पर मोल आ रहा था। तो यही ऊपर हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल मोलर मास, मतलब जो नॉर्मली होना चाहिए, नॉर्मल मोलर मास, और डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल का मतलब हो जाएगा कि जो बाद में या तो डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद जो मोलर मास आ रहा है, ये अपने नॉर्मल मोलर मास से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा क्या हो सकता है वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का, आई निकालने का, वो हो सकता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के उसमें। कैसे, ऊपर हम लिख देंगे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऊपर क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको दी है, किसी न्यूमेरिकल में ऐसा दिया है कि भाई हमने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमने देखा, या बॉइलिंग पॉइंट में हमने जो डिफरेंस देखा, या वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू आपको दी है, या ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है। अब उसमें वेंट ऑफ फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कर सकते हो, ऊपर जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब जो हमने देखी है, जो ऑब्जर्व करी है, वो ऊपर लिखेंगे, और अपॉन में जो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, मतलब जो एक्चुअल में होनी चाहिए, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो होनी चाहिए, वो हम डिवाइड में अपॉन में कर देंगे, और ऊपर लिख देंगे जो भी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रही है, जो हमें किताब में गिवन होगी। ठीक है, या फिर तीसरा तरीका और है वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का, वो क्या है, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में। क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर मोल्स यहाँ पे आएगा आफ्टर डिसोसिएशन, है ना, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, या फिर हम कह सकते हैं एसोसिएशन। अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर बिफोर एसोसिएशन। ठीक है, ये क्या है, ये मतलब ये है कि अगर हमारे जो भी मोल्स हैं, जैसे इसकी हम बात कर रहे थे, तो ऊपर तो हम लिखेंगे कि अपनी जो भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन की प्रोसेस है, उसके होने के बाद में जो फाइनल हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं, वो हम ऊपर लिखेंगे, और अपॉन में हम लिख देंगे जो पहले थे, मतलब जो प्रोसेस होने से पहले शुरुआत में इनिशियली हमारे पास जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, वो हम डिवाइड में लिख देंगे। तो ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है, इसको निकालने के ये 3 तरीके हैं। अगर आपको मोलर मास दे रखा है तो नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास निकाल लो, या फिर अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है तो ऊपर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर आपको ये नहीं दे रखा, आपको मोल्स के टर्म में या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में दे रखा है बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। इन 3 तरह से हम वेंट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इसका होगा क्या, जैसे हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा, तो हमारी जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उन सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशन में हमें क्या करना है, सिर्फ इस आई को इंट्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे देखो पहली थी अपनी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था डेल पी अपॉन पी नोट मिल रहा था, है ना, डेल पी पी नोट, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था भाई, यहाँ पे हमें N2 अपॉन N1 मिल रहा था। ठीक है, ये हमारी किसकी थी, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगर आपको नॉन आयनिक कंपाउंड मिला हुआ है, ठीक है, तब तो आप इसको यूजुअली ऐसे लगाओ और सॉल्व कर लो, या फिर अगर आपको जो भी न्यूमेरिकल दिया है और उसमें एक आयनिक कंपाउंड दे दिया गया है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड दे दिया गया है जो आयनिक है, जो या तो डिसोसिएट हो सकता है या एसोसिएट हो सकता है, तब आपको जब ये
इक्वेशन लगाओगे तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस कर देना है, तभी हमारी वैल्यू सही आएगी, वरना फिर हमें चेंज देखने को मिलेगा जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें और जो एक्चुअली होगी उसमें। उससे बचने के लिए हम यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस कर देंगे वेंट ऑफ फैक्टर और उसको हम निकालेंगे इन फॉर्मूले से। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था? डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, यही थी हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हमें नॉर्मल कंपाउंड दे रखे हैं तब तो हम यही लगाएंगे, लेकिन अगर हमें आयनिक कंपाउंड दे रखा है तो यहाँ पे भी वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई हम इंट्रोड्यूस कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या था हमारा फॉर्मूला? डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पे भी अगर नॉर्मल हमें कंपाउंड दे रखा है तो हम यही यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें आयनिक कंपाउंड दे रखा है तो वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। सिमिलरली फोर्थ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ये था। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? आई इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जब भी हमारे आयनिक कंपाउंड हमें दे रखे हों, जब भी हमें क्या दे रखा हो? आयनिक कंपाउंड्स दे रखे हों, तो वहां पर हम अपनी जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको, उन जो फॉर्मूले हैं वो वही रहेंगे, लेकिन बस आई वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर ये निकालते हैं हम इस तरह से। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है या वेंट ऑफ फैक्टर का यहाँ पे क्या रोल प्ले है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH dissolved in 25 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a depression in freezing point equal to 1.62 केल्विन। मतलब ये हमारे पास 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है जिसको हमने 25 ग्राम बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करवा दिया। ठीक है, ऐसा करने पर हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना मिला? 1.62 केल्विन मिल गया। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, जो मतलब हमें कांस्टेंट की वैल्यू केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.9 दे रखी है। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डिमर इन सॉल्यूशन? अब आपको ये बताना है कि अगर बेंजोइक एसिड को हम सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो हमारा जो एसोसिएशन परसेंटेज होगा, एसोसिएशन मतलब ऐसा होगा कि हम इसके 2 एटम डालेंगे और सॉल्वेंट में डलने के बाद वो साथ में जुड़ जाएंगे। मतलब जैसे हमने देखा था ना एसोसिएशन वाला, मतलब वहाँ पे क्या है कि हम 2 एटम अलग अलग दे रहे हैं और वो जा करके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके की कहानी होगी। अब आपको ये बताना है कि कितना परसेंटेज होगा, मतलब ऐसा क्या परसेंटेज होगा कि आपने इतना वो डाला था और इतने परसेंट चांसेस हैं या इतने परसेंट वो साथ में मिल गए, हमें ये बताना है, जिसको हम बोलेंगे परसेंटेज एसोसिएशन। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें गिवन है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या है? सोल्यूट है। इसका मतलब हमें मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, मतलब W2 गिवन है। कितना दे रखा है? 2 ग्राम। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। कितने ग्राम बेंजीन के अंदर डिसॉल्व हो रहा है? 25 ग्राम। मतलब मास ऑफ बेंजीन यानी सॉल्वेंट हमें कितना दे रखा है? 25 ग्राम। शो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62, मतलब हमें डेल टी बी फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, तो डेल टी एफ इज इक्वल 1.62 केल्विन गिवन है। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, इसका मतलब हमें के एफ की वैल्यू जो कांस्टेंट होता है कितनी दे रखी है? 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है? हमें एसोसिएशन परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे भाई? तो सबसे पहले हमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है डेल टी एफ, उसका यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डेल टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? के एफ इंटू एम, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? W2 M2 इंटू W1 और इंटू 1000। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा, क्योंकि काफ़ी बड़ा सवाल है, दोबारा से यहाँ पे ना छोटा छोटा लिखते हैं। डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू W2 M2 W1 इंटू 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना। अब यहाँ पे डेल टी एफ की वैल्यू लिखो कितनी? 1.62। के एफ की वैल्यू हमें गिवन है 4.9। W2 की वैल्यू हमें गिवन है 2 और यहाँ पे हम लिख देंगे 1000।
अपॉन में क्या आएगा M2 हमें नहीं पता है, ये हम निकाल लेंगे। W1 हमें कितना दे रखा है, 25 ग्राम दे रखा है, ठीक है। यहाँ से क्या करो, M2 को इधर ले आओ, M2 इधर आ जाएगा तो हमें वैल्यू मिलेगी 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1.62 इंटू 25। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट गया, ये जाएगा 0.281, ठीक है। उसके बाद हम इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये ऐसे हो गया, फिर गया 5 4 जा 20 40, और कुछ कट हो रहा है और नहीं हो रहा, तो अब हम क्या निकालेंगे, M2 इज इक्वल 4.9 इंटू 40 अपॉन 0.81। M2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4.9 और 40, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 196 डिवाइडेड बाय 0.81, और इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 241.98 ग्राम पर मोल। ये हमारा क्या आ गया भाई, ये है M2 की वैल्यू। M2 मतलब ये हमारे सोल्यूट की, सोल्यूट क्या था हमारा, बेंजोइक एसिड, उसकी जो कैलकुलेटेड हमें मोलर मास मिल रहा है वो हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है। मतलब जो मोलर मास इस प्रॉपर्टी की वजह से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से जो हमें ऑब्जर्व्ड मोलर मास मिल रहा है वो हमें मिल गया इतना। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड हमें दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वेंटो फैक्टर आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो हम आई की वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि वेंटो फैक्टर निकालते हैं। तो क्या गिवन है हमें, C6H5COOH, ये बताया ही गया है कि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन का मतलब है कि आपने यहाँ पे दो एटम इसके दिए, साथ में उनके बीच में बॉन्डिंग हुई और वो एक मॉलिक्यूल बन गया। तो C6H5COOH ट्वाइस हमें ये मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं शुरुआत में, इनिशियली जब हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है, मतलब जब हमने इसको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं करवाया है, उस टाइम पे हमारा इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, सपोज करते हैं 1 है, मतलब जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना ही है, और इसका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अभी तो ये कुछ बना ही नहीं है तो 0 है। अब जब हमने इसको बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करवा दिया तो तब हमारी एसोसिएशन प्रोसेस होगी। अब हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो पार्टिकल बना ये अल्फा बना, ठीक है, अल्फा पार्टिकल बना, मतलब ये इतना पार्टिकल बन गया। तो यहां से कम कितना हुआ है, 1 माइनस अल्फा, मतलब इसमें से ये बना कितना, अल्फा बन गया। अल्फा क्या होता है, ये होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, मतलब कितने पॉसिबिलिटी है कि कितना ये एसोसिएट हुआ होगा या फिर कितना ये डिसोसिएट होगा। तो हमने मान लिया कि अल्फा हमें यहाँ पर मिल गया। अब इस अल्फा को ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखो, देखो यहाँ पे बता रखा था कि 2 एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल हमें मिल रहा था, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि ये 1 हो गया ना, तो 1 अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना मिलेगा, हाफ मिल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे अल्फा बाय 2 कर दिया। क्लियर है, ये नई बात लग रही होगी, लेकिन ध्यान रखना हम जब भी इस तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे यही हमें करना है कि हमें अपनी इक्वेशन लिखनी है। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन लिखेंगे, एसोसिएशन हो रहा है तो हम इस तरीके से लिख देंगे, और फिर बाद में हमें करना है कि टाइम 0 पर, मतलब जब आपने डिसॉल्व नहीं करवाया है तो हमारा ये 1 मानेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे 0। अगर डिसोसिएशन हो रहा होता तो अगले वाले को भी हम 0 मान लेते। उसके बाद हम मानते हैं कि ये अल्फा बन गया, तो ये कितना कम हुआ, टोटल में से अल्फा कम हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो इसलिए ये 2, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 लिख दो, बाद में वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है वेंटो फैक्टर। कैसे निकालते हैं वेंटो फैक्टर, बताओ जरा। तो आई हम निकालते हैं कुछ इस तरह से, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो वहीं पे हम करेंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर, अब यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है अपना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था अभी वेंटो फैक्टर निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताओ मुझे एसोसिएशन होने के बाद में, मतलब यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में बताइए टोटल कितने होंगे। तो देखो टोटल कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस
अल्फा बाय 2, मतलब जो भी अपना है उसे हम ऐड कर लेंगे, ये पूरा हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अपोन में क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन देखो कितना है 1 + 0 यानी कितना ही है 1 है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 तो हमें ऐसे ही मिल रहा है, ये 1 हमने लिख दिया। अब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से ये एक अल्फा से अल्फा बाय 2 करना है तो माइनस अल्फा बाय 2, तो यहां से जो हमें आई की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 1 माइनस अल्फा बाय 2, ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। यहां से जो वेंटो फैक्टर हमें मिल गया, कितना मिल गया, 1 माइनस अल्फा बाय 2। लेकिन हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था एसोसिएशन का परसेंटेज। एसोसिएशन परसेंटेज निकालने के लिए हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना होगा, और मैंने भी बताया क्या है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये जो अल्फा है ये ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो बेसिकली हमें इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अब कैसे निकालें अल्फा की वैल्यू, बहुत आसान है। क्या करना है, हमें काम करते हैं, जो एक तो हमारा वेंटो फैक्टर हमने ऐसे निकाल लिया। वेंटो फैक्टर निकालने के और भी तरीके हैं, क्या क्या थे, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला भी था और दूसरा हमारा क्या था, मोलर मास का भी था। तो हम यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारा एक मोलर मास ये आ गया, एक हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर दोबारा से वेंटो फैक्टर निकाल लेते हैं मोलर मास की टर्म में, जो मतलब मोलर मास का फॉर्मूला लगा के वेंटो फैक्टर निकालते हैं। फिर क्या होगा, एक वेंटो फैक्टर की वैल्यू हमें ये मिलेगी, एक हमें मोलर मास से मिलेगी, दोनों को हम बराबर रख देंगे और वहां से हमें इस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई निकालते हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे मोलर मास कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। मोलर मास कैलकुलेट करते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ C6H5COOH। इसको जरा थोड़ा ठीक करो, तो कार्बन देखो 6 और 1 7, तो हम C7 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन 5 और 1 6, तो हम हाइड्रोजन 6 लिख सकते हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिख सकते हैं, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको। कार्बन का कितना होता है, 12 × 7। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 × 6 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 2। अब बस इसको हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये 12 × 7 करके हमें कितना मिलेगा, 84, और ये हमें मिल जाएगा 6 और ये हो जाएगा 32। इसको अब हम ऐड कर लेंगे, तो 6 4 10 12 हो गए, और 8 9 10 11 और 12, 122 ग्राम पर मोल, ये हमें मिल गया अपना कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास। और ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। हमें कैसे पता ऑब्जर्व थी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें दे रखी है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उन्होंने ऑब्जर्व करी है, जिस वजह से हमें ये जो मोलर मास मिल रहा है ये क्या है, ऑब्जर्व है। अब देखो इसमें अंतर दिख रहा है आपको, जो ऑब्जर्व्ड है वो 241 है, 241.98, मतलब अप्रोक्सीमेटली 242 हम मान सकते हैं। और हमें ये जो मिल रहा है ये 122, तो ऑलमोस्ट इसका डबल ऑब्जर्व वैल्यू हमें मिल रही है। तो एबनॉर्मल मोलर मास हो गया। यहां से निकालो आई की वैल्यू, मतलब वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या थी, वो नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। क्या था, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। वैल्यू रखो यहाँ पे। तो देखो नॉर्मल मोलर मास हमें कितना मिल गया, 122, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 122। एबनॉर्मल मोलर मास हमें कितना मिल रहा था, 241.98, अपोन में हम लिख देंगे 241.98। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.504। ये हमें वैल्यू मिल गई किस चीज की, आई की। और ये भी वैल्यू किसकी है, आई की, मतलब ये भी वेंटो फैक्टर की वैल्यू है, ये भी वेंटो फैक्टर की वैल्यू है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब वेंटो फैक्टर की वैल्यू ये भी है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से 1 माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल हो जाएगा किसके, 0.504 के, ठीक है। इसको और इसको हमने इक्वेट कर दिया। अब सिंपल है, बस यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी भाई, तो अल्फा बाय 2 माइनस में इसे इधर ले जाएंगे तो अल्फा बाय 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 1 माइनस 0.504 हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो, तो ये हो गया अल्फा बाय 2। ये हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो हमें मिलेगा 0.496। अब ये जो 2 डिवाइड में है इसको हम इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 0.496 इंटू 2, अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई, इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 0.999
2, ये हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन मिल गया। लेकिन हमें परसेंटेज निकालनी थी, तो परसेंटेज निकालनी आसान है, इसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ। तो हम लिखेंगे परसेंटेज एसोसिएशन परसेंटेज, क्या लिखेंगे, एसोसिएशन परसेंट, कितनी हो जाएगी एसोसिएशन परसेंट, ये 0.992 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 99.2%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जितना भी सॉल्यूट डालोगे वो उसमें से 99.2% सॉल्यूट कोएगुलेट हो जाएगा, साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया एसोसिएशन परसेंटेज। ये था हमारा पूरा न्यूमेरिकल। क्या करा हमने, सबसे पहले हमें जो टीएफ दे रखा था वहां से हमने मोलर मास निकाल लिया, फिर हमने इक्वेशन जो हमें दी थी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको हर एक न्यूमेरिकल में करना है। तो ये हमने निकाला यहाँ से, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। इसके थ्रू हमने आई यानी वेंटो फैक्टर निकाल लिया, एक तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में ये हमें मिला। फिर हमने क्या करा, मोलर मास के रेस्पेक्ट में भी मोलर मास वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दोबारा वेंटो फैक्टर निकाला, दोनों को हमने आपस में बराबर लिखा, हमें अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन मिल गई और फिर उसको परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेंदी जरूर है लेकिन आसान है, आप इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल करो तो क्लियर हो जाएगा कि हमें वेंटो फैक्टर का इस्तेमाल किस तरह से करना है। इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।